मोदी जी का इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा 400 पार, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो 400 पार होगा। केजरीवाल जी ने बताया कि 220 से ज्यादा नहीं आ रही है बीजेपी को सीटें। केजरीवाल जी कुछ भी बोलते रहेंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो वो अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप कर देंगे। मोदी जी की लाई हुई स्कीमें हमेशा देश हित में होती हैं। चारधाम यात्रा भी चल रही है, भी लोग कह रहे हैं कि इस बार व्यवस्था ठीक नहीं है। पिछले साल के कंपैरिजन में जस्ट डबल आ गए हैं लोग। उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकल गई है। कह रहे हैं कि शरिया लॉ के खिलाफ हम नहीं जाने देंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज को टारगेट करने वाली चीज है। जिहाद है, लैंड जिहाद है या कोई भी जिहाद है, वो ठीक नहीं है। जिहाद शब्द ही ठीक नहीं है। आपने इतने सवाल मुझसे पूछे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। You're watching the Times of India. I'm Aditi Prasad and with me is the Chief Minister of Devbhoomi Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Welcome to the show, sir. Sir, आखिरी चरण पे है चुनाव। मोदी जी का इंटरव्यू देखा एक, उन्होंने कहा 400 पार, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ऑपोजिशन को बरगलाने के लिए। आपका क्या मानना है, क्या हो रहा है? नहीं, पूरा मोदी जी ने जो बोला है देश की जनता से, जब भी उन्होंने जो भी बोला है, देश की जनता हमेशा जो है वो करती है, क्योंकि मोदी जी का पूरा जीवन देश की जनता को समर्पित है। तो 400 पार होगा। 400 पार होगा। उत्तराखंड में तो किया ही किया पहले चरण में, लेकिन उसके बाद आप दिल्ली भी गए, आप कई जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों से क्या समझ में आ रहा है, जो लोगों से आप मिले, इंटरेक्शन हुआ? साउथ में भी गया मैं, बंगाल भी गया, उत्तर भारत के राज्यों में भी, यहाँ भी, दिल्ली भी, हरियाणा भी। हर वर्ग का व्यक्ति इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब जगह आगे आ रहा है और भाजपा को जिता रहा है, एनडीए को जिता रहा है। ऑपोजिशन का तो कहना है, और केजरीवाल जी ने हमसे अभी थोड़े दिन पहले बात करी, उन्होंने बताया कि 220 से ज़्यादा नहीं आ रही है बीजेपी को सीटें। अब देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन देश की जनता इस बार ऐतिहासिक मतों से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 5 में से 5 उत्तराखंड में दोबारा आ रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से 5 में से 5। तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का तो रिकॉर्ड रहा है, एक बार दूसरा। नहीं, ये मिथक तो विधानसभा चुनाव में ही टूट गया था। दोबारा भाजपा की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। ये एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ पे कोई वो नहीं है? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और आपने देखा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं था, वहाँ मुद्दा विहीन था विपक्ष। तो अगर इस बार भी 5 में से 5 आती हैं, विल इट बी ऑल्सो अ फेदर इन योर कैप? उत्तराखंड के लोग मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनको हर चुनाव में जिताते आए हैं, इस बार भी जिताएंगे। और मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। पहले जो काम कभी नहीं हुए वो काम हो रहे हैं और आगे और तेज़ी से होंगे। हम सबका भी प्रोत्साहन होगा। वोटिंग परसेंटेज पे बात करेंगे सर। वोटिंग परसेंटेज, हम फर्स्ट फेज़ में उत्तराखंड के 5 सीटों पे वोटिंग हुई। परसेंटेज इस बार कम है पिछली बार से, 2019 से। परसेंटेज से जीत हार के अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जीत हार बड़ी होने वाली है और जो कांग्रेस को वोट देने वाला वोटर था उसको दिख रहा था साफ साफ कि बीजेपी, मोदी जी एक तरफा जीत रहे हैं, तो इसलिए नहीं आया वो वोट करने, कम आया। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि अग्निवीर स्कीम को ही ले लें, जिसको कांग्रेस ने और ऑपोजिशन ने बहुत उछाला है, कहा है कि आर्मी भी इससे खुश नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अग्निवीर योजना देश के हित में लाई गई योजना है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के लोग सर्वाधिक सेना में जाते हैं, हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं। तो मोदी जी जो भी देश हित में फैसले लेते हैं, उत्तराखंड के लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सैनिकों के हित में जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं वो किसी ने नहीं लिए हैं। और चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन योजना हो, ये 40 सालों से रुकी हुई योजना थी,
मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ सैनिकों को इसके कारण से कितनी परेशानी थी, कितने लंबे समय से उनकी मांग थी। उस मांग को उन्होंने पूरा किया है। सियाचिन ग्लेशियर में हिमपात वाली जगह पर जो -डिग्री तापमान पर हमारे सैनिक जहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, वो सारा मोदी जी ने आने के बाद फैसले लिए गए हैं। बहुत सारे जो रक्षा के उपकरण देश में बनते थे, उनको जो है पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिलती थी। देश के सैनिकों का हमेशा जो है मनोबल कम करने का काम इन्होंने किया है। आज भी राहुल गांधी कभी बयान देते देते सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगते हैं, सैनिकों का मनोबल तोड़ते हैं। तो इसलिए देश की जनता जानती है और उत्तराखंड की जनता भी जानती है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो वो अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप कर देंगे, क्योंकि आर्मी वाले लोग भी इस स्कीम को नहीं चाहते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने आर्मी वाले लोगों से बात करी होगी जब ये स्कीम आई, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, काफ़ी लोगों ने। आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है कि इज़ देयर मोर एंगर और इज़ देयर मोर एक्सेप्टेंस ऑफ द स्कीम? उत्तराखंड में जब ये स्कीम लागू हुई थी तो हमने सभी जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, उन सब के साथ हमने बात की और सभी लोगों ने, चूँकि मोदी जी की लाई हुई स्कीमें हमेशा देश हित में होती हैं, तो उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रवाद के साथ चलते हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। एक और बड़ा मुद्दा है सर, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। कई लोगों ने और स्पेशली मुस्लिम लीडर्स जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि क्या ज़रूरत है, ये मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं उत्तराखंड में धामी जी इस यूसीसी को लाकर। आपका क्या कहना है? देखिए, किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है और ये हमारा उत्तराखंड की जनता से किया गया वायदा था, संकल्प था। हम 2022 असेंबली चुनाव में जब गए थे तो हमने कहा था कि हम यूसीसी लाएंगे और उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया इसके लिए। हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, संकल्प पूरा किया है। मदनी जी का कहना है कि जब एसटीज को इससे बाहर रखा जा सकता है तो मुस्लिम्स को इससे बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शरिया लॉ के खिलाफ हम नहीं जाने देंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो जनजातियां हैं उनके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ओवैसी जी ने कहा है कि हिंदू सिविल कोड अगर जैसे माना जा रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जिस तरह का अगर कोई रोक टोक नहीं है उस लॉ में, तो इस तरह का लॉ लाने का मतलब है कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहते हैं जो आपके प्रदेश में है। किसी को टारगेट करने जैसी चीज़ नहीं है। ये देश की आधी आबादी, जिसमें अदिति जी आप भी हैं, उस आधी आबादी का ये पूरा कानून है। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, बड़े बुजुर्गों को भी सुरक्षा मिलेगी और सबको सम्मान से जीने का अवसर मिलेगा और कुप्रथाओं का अंत होगा। 3 तलाक, हलाला, इद्दत, ये इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, ये कुप्रथाएं से मुक्ति मुस्लिम बहनों को मिलेगी इससे। क्या ये लॉ सेंटर से नहीं आना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट से? कि इसके पीछे क्या रणनीति है कि अब उत्तराखंड में पहले आया, असम भी बात कर रहा है, गुजरात भी बात कर रहा है। शुड इट नॉट हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये स्टेट वाइज जाने की क्या रणनीति है? कई लोगों का कहना है कि तैयारी भी करके देख रहे हैं कि टेस्ट केस करके कुछ स्टेट्स में, उत्तराखंड स्पेशली। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देती है। ऐसे ही यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकल गई है और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया है, उस संकल्प में देश के अंदर यूसीसी का संकल्प लिया गया है
तो पूरे देश के अंदर लागू होगा आने वाले समय में। पिछले कुछ समय में काफ़ी न्यूज़ आइटम्स उछाले गए थे या हमने पढ़े मज़ारों पर और मस्जिदों पर और मदरसों पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने वाली चीज़ है। देखिए, ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन देवभूमि का अपना एक स्वरूप है जिसको पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। देवभूमि का एक अपना अपनी मान्यता है। वो मूल स्वरूप खराब ना हो, उसके लिए कहीं पर इंक्रोचमेंट किया गया है, कहीं पर कुछ धार्मिक ऐसे प्रतीक बना दिए गए, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए, उसको हटाने का काम किया है। वो जो जिहाद है, लैंड जिहाद है या कोई भी जिहाद है, वो ठीक नहीं है। जिहाद शब्द ही ठीक नहीं है, इसलिए हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी और 5000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमने मुक्त करवाई है। अदिति जी, क्या इंक्रोचमेंट होना चाहिए क्या? आपने इतने सवाल मुझसे पूछे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंक्रोचमेंट को कोई ठीक मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही इंक्रोचमेंट हटाया है सरकार। बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली वारंटेड सर। इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समुदाय विशेष के ही लोगों का इंक्रोचमेंट क्यों दिख रहा है? नहीं, जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है सब हटाया हमने। वो कोई टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि देवभूमि में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो टूरिज्म एंड रिलीजियस टूरिज्म स्पेशली, चारधाम यात्रा भी चल रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस बार व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है या लोग ज़्यादा आ गए हैं? सभी व्यवस्थाएं प्रॉपर हैं और इस बार चारधाम यात्रा में पिछले सालों की तुलना में, पिछले साल के कंपैरिजन में जस्ट डबल आ गए हैं लोग। और शुरुआत के दिनों में चूँकि हर एक व्यक्ति चारधाम आना चाहता है और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चारधामों का तेज़ी से विकास हुआ है। ऑल वेदर रोडें बनी हैं, हवाई सेवाएं हुई हैं, रेल सेवा का काम तेज़ी चल रहा है, केदारनाथ नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान उस पर काम हो रहा है, रोप वे का शिलान्यास हो गया है, हेमकुंड जाने वाला, केदारनाथ जाने वाला। तो इसके कारण से तीर्थयात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं जो आ गए हैं उनके सबके दर्शन होने चाहिए थे। लेकिन चूँकि एक बियरिंग कैपेसिटी है धामों की, उससे ज़्यादा लोग आने पर निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, दर्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं और उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने 31 मई तक अब सारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं वो यात्रा करें, हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा एक ही हेतु है कि सबकी सुरक्षा ज़रूरी है। और ऑफलाइन इसीलिए बंद किया है क्योंकि संख्या अधिक हो गई थी। अब पूरी व्यवस्था ठीक हो गई है, सुचारू रूप से यात्रा चल रही है, सबका सहयोग मिल रहा है। क्योंकि बड़ी यात्रा है, हर देश दुनिया के लोग आकर दर्शन करना चाहते हैं और इसलिए शुरुआती दिनों में ज़्यादा संख्या थी लेकिन अब व्यवस्थित है। अब व्यवस्थित है। यही जो आपने बोला कि पिछले 7 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, कि कुछ लोकल जो हैं लोग वो इससे बहुत खुश नहीं है क्योंकि जो इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है उत्तराखंड की भूमि का, उसको लेकर चिंतित हैं। आपका क्या इसके बारे में? देखिए, हमने जो उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे, उसी मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे हिल्स के सिटी हैं या छोटी पंचायतें हैं, उन सब की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, उस बेयरिंग कैपेसिटी का हम आकलन कर रहे हैं। कुछ का आकलन हो भी चुका है और जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है हम उसको रोक रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बैलेंस होनी चाहिए। तो उसको लेकर हम क्या करें? जैसे जोशीमठ फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे सड़कों पे दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गई हैं, इसीलिए हमने जो है बियरिंग कैपेसिटी का मानक अपनाया है और जहाँ पर ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, वहाँ हम रोकेंगे।
लेकिन हमारे लिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, अन्यथा पहाड़ों में जो है हमारा डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तो हमको तमाम अन्य प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शंस बैक कांग्रेस के कई लोग धड़ाधड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपके प्रदेश में मेरे ख्याल से कुछ हज़ारों की तादाद पे कांग्रेसियों ने ज्वाइन किया है। बीजेपी ने तो कांग्रेस को बोला था कि भाई आपके यहाँ भ्रष्ट लोग हैं, काम नहीं करते हैं, ये हैं। अब यही लोग आपके पास आ रहे हैं और हम उनको आर्म्स खोलकर कह रहे हैं आइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है, कोई लीगल कार्रवाई चल रही है, तो बीजेपी में आने के बाद भी अगर वो कार्रवाई रुकने वाली नहीं रुकेगी। और आने के लिए चूँकि हमने तो अपने प्रदेश में अब ये रोक लगा दी। अच्छा। बीच इलेक्शन में रोक लगाई। हमने कहा कि अब जो भी आएगा, हमने अपने स्टेट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दीजिए, स्क्रीन करिए, उसके बाद ही लीजिए। तो बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, आज भी आना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस में जो लोग हैं उनको लगता है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है उत्तराखंड में, इसलिए इतनी संख्या में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके पीछे है कि जो डेवलपमेंट की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है। हर एक भारतवासी को लगता है कि मोदी जी आज देश को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, उत्तराखंड भी अच्छी दिशा में जा रहा है, इसलिए बीजेपी में आना चाह रहे हैं लोग, अपना योगदान करना चाहते हैं। ऑपोजिशन तो कहती है कि ये लोग जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और अगर मैंने कहा कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या कोई किसी मामले में लिप्त है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो चलती रहेगी। Did you ever imagine yourself that you will become a chief minister? देखिए, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ। मैं सच में सेना में जाना चाहता था और घर की चूँकि ऐसी मैं कहूँ कि ज़रूरत थी, मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने मुझे सेना में नहीं जाने दिया उस समय। मैं सैनिक तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे मन में ये ज़रूर था कि मैं जिस क्षेत्र में भी जाऊंगा, अपना जो मेरी सामर्थ्य होगी, मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी होगी, जो योग्यता होगी, उसके अनुरूप काम करूंगा। मैंने कभी भी कुछ बनने के लिए काम नहीं किया है। मेरे मन में हमेशा रहा है कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है। आज भी यही सोचता हूँ। लॉयर की डिग्री है आपके पास, आपने लॉ किया है, उससे आपको अभी जो आप चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे हैं, पॉलिटिक्स में तो फ़र्क पड़ता ही है। लॉ की डिग्री हो तो आपको दलीलें देना आता होगा, लेकिन सीएम पोस्ट पे हाउ इज इट हेल्पिंग यू? नहीं, जीवन में हर शिक्षा का अपना महत्व है और इसके कारण से मैं अपने राज्यवासियों की, अपने राज्य की वकालत को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मोदी जी के साथ जब आपकी पहली मुलाकात हुई, आप शायद चीफ मिनिस्टर जब तक बने थे तब तक आप मिले भी नहीं थे मोदी जी से। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आप पहली बार उनसे मिले। तब उनसे जब आप मिले और आज जब आप उनसे मिलते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैं नर्वस भी था और मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे कि मोदी जी मेरे से कौन सा प्रश्न पूछेंगे, क्या होगा, कौन सी योजना के बारे में पूछेंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्नों का स्वतः ही जवाब मिल गया और उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा इस प्रकार का। बहुत वो सहज कर देते हैं, बहुत मौका देते हैं। किसी को भी आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलता है, कैसे किसी के व्यक्तित्व को बढ़ाया जाता है, कैसे आत्मविश्वास लोगों का मजबूत किया जाता है। वो एक अच्छे शिक्षक भी हैं और अच्छे शिल्पकार के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी हैं। और तब मैं मिलता था तो पहली बार जब मिला तो मैंने कहा कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब मिलता हूँ तो अब एक विश्वास है और क्योंकि उन्होंने इतनी सहजता प्रदान कर दी कि हम लोग हर बात उनसे कर पाते हैं। आखिरी क्या बात हुई इलेक्शंस को लेकर? नहीं, इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना जहाँ जहाँ आपको करना है वहाँ करिए, अपने राज्यों में करिए।
लेकिन 400 पार जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से 400 पार देश का संकल्प है, ये पूरा होगा। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर टाइम।